हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी समान हिंदी की कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। हमने पाठ्यक्रम चर्चा कर ली है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वह पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये समान हिंदी होगी जो आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या ऐसी परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये उसी को केंद्रित करके ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो आपने पाठ्यक्रम तो देख लिया, वहाँ पे हमने चर्चाएं सब कर दी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उस पाठ को जाके देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं तो हिंदी एक भाषा है। उससे पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा होती क्या है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप बाल्य विकास, ये सारी चीज़ें अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो जैसे एक छोटा सा बालक है, आप अपने घर में ऑब्जर्व किए होंगे। अगर एक छोटा सा बालक है, जब वो बोलना आरंभ करता है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पहले निकालता है, जैसे क च ट, इस तरीके से, मतलब उसके निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करता चला जाता है। फिर धीरे धीरे वो बलबलाने की क्रिया करने लगता है, मतलब उसी ध्वनि को पुनरावृत्त करके बोलने लगता है, जैसे च च प प न न म, इस तरीके के शब्दों का वह अनर्थक शब्दों का प्रयोग वह करने लगता है। फिर वह धीरे धीरे अपने परिवेश की जो मातृभाषा होती है, जो उसके परिवार के लोग बोलते हैं, उन्हें वो ऑब्जर्व करता है और ऐसे शब्दों को वो बोलने का प्रयास करता है। वो ऐसा क्यों करता है? फिर वो धीरे धीरे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने परिवार की जो भाषाएं हैं वो समझ पाता है कि इसका कहने का मतलब यह है, मैं यह कहूँगा तो वो समझ पाएंगे, और वो कहेंगे जो वो मैं समझ पाऊंगा। ये क्या है? एक भाषा का प्रयोग, एक संप्रेषण का माध्यम है। मतलब ऐसी वह मातृभाषा है जिसे वह भी समझ सकता है, उसके परिवार वाले भी समझ सकते हैं। वो उसी भाषा को ऑब्जर्व करता है, वो मातृभाषा होती है। जैसे अगर आप पूर्वांचल में है तो मातृभाषा के तौर पर अधिकतर भोजपुरी बोली जाती है। जिसे बालक अगर घर का है तो वो पहले उसी मातृभाषा को वह सीखता है। ठीक है, तो वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। वो इसलिए सीख जाता है क्योंकि उससे जो अपनी बात विचार की अभिव्यक्त करनी होती है और उसके परिवार के सदस्य जो उसे बताते हैं, उसमें एक संप्रेषण होता है, दोनों समझ पाते हैं एक दूसरे को, वही भाषा होती है। ठीक है, अगर आप छोटा बच्चा होगा तो आप उसे ऑब्जर्व करिएगा, वो इस तरीके की क्रियाएं करता है। तो भाषा है क्या? सरल शब्दों में भाषा है क्या? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे द्वारा हम अपने विचारों या भावों की क्या करते हैं, दूसरे से अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव विचारों को समझ पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक है, हम जो कुछ भी हम बोल रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप भी हिंदी भाषा जानते हैं, हम भी हिंदी भाषा जानते हैं, इसलिए हम अपनी अभिव्यक्ति आपसे कर रहे हैं। आपकी कोई अभिव्यक्ति होगी, आप भी उसे हिंदी भाषा के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही एक भाषा है। हालांकि यहाँ से प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आप अगर हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो आप भाषा को जाने की भाषा होती क्या है। ठीक है, वैसे अगर आप भाषा शब्द को जानना चाहेंगे तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा। बाकी आप भाषा समझ गए होंगे कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। हम आप बातें कर रहे हैं हिंदी भाषा में, ये एक संप्रेषण हो रहा है, यही भाषा होती है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोलते, आप भी इंग्लिश में बोलते तो इंग्लिश भाषा हो जाती, उर्दू में बोलते, संस्कृत में बोलते, बहुत सारी भाषाओं में बोलते, तो ये सारे संप्रेषण हो रहे हैं, यही एक भाषा है। ठीक है, अच्छा, भाषा के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। मतलब बोलने के तरीके में आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं बोलने के तरीके या अभिव्यक्त करने के तरीके, वही भाषा के प्रकार हैं। जैसे मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। मतलब ये भाषा के प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। हालांकि मुख्यतः ध्यान दीजिएगा, भाषा के दो ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को प्रकार में नहीं गिना जाता, लेकिन ये आपको बता दे रहा हूँ। अगर मुख्यतः कहे तो मौखिक और लिखित होती है, क्योंकि सांकेतिक भाषा, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आप किसी संकेत से कुछ भी आप दर्शा सकते हैं। जैसे हम विक्ट्री का साइन ऐसे विजय का दर्शाते हैं, विजयी हो चुके हैं। ये सांकेतिक भाषा, हम कह नहीं रहे, लेकिन हम इस मुद्रा में है कि आप समझ पाएंगे कि विजय हो गए। और इसका मतलब हो सकता है कि आंखों को फोड़ना कह रहे हो भाई, इसका मतलब अगला कुछ भी समझ सकता है, दूसरा कुछ समझ सकता है। तो इस सांकेतिक भाषा मतलब क्या है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। अभी आप हाल ही में एक फिल्म आई थी पुष्पा, इस तरीके का जो डायलॉग था, इसका मतलब गले को काटना भी हो सकता है, इसका मतलब झुकेगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। मतलब सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे भाषा के प्रकार में नहीं गिना जाता। लेकिन आप जानते रहिए कि सांकेतिक भाषा भी एक भाषा होती है।
ठीक है। अधिकतर इसका वही प्रयोग कर पाते हैं अगर दोनों उस संकेत से परिचित हों कि अगर ये ऐसे कहेगा तो इसका मतलब यही होता है कि झुकेगा नहीं। ठीक है। तो अब आप मौखिक भाषा और लिखित भाषा को जानेंगे, यही दोनों महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जानेंगे। उसके बाद भाषा का परिचय समाप्त हो जाएगा। फिर हम चलेंगे भाषा की विभिन्न प्रवृत्तियां, उसके बाद हम हिंदी भाषा की तरफ चलेंगे। फिर आपको व्याकरण पढ़ाया जाएगा, फिर लास्ट साहित्य पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आइए भाषा के प्रकारों को देखते हैं। अगर आप भाषा के प्रकारों की बात करें तो हमने कहा था मुख्यतः भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। अगर मौखिक भाषा की बात करें, पहला मौखिक भाषा। ठीक है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, टीवी टेलीविजन में क्रिकेट देख रहे हैं तो उसकी कमेंट्री को हम सुनते हैं, तो क्या है वो सुनते हैं, वो मौखिक भाषा है। ठीक है। अब उसमें वह हिंदी भाषा के साथ साथ कुछ अंग्रेजी के वर्डों को भी यूज करता है, मतलब इस तरीके की टूटी फूटी मिश्रित, हालांकि मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है कमेंट्री में। अगर आप इस तरीके के, जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से कोई चीज देख रहे हैं तो वहां पे देखेंगे कि कुछ भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता आप किस शब्द को किस रूप में ले जा रहे हैं। बहुत से लोग हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बना के लिख देते हैं, मतलब उसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं। तो मौखिक भाषा वो होती है जिसे आप सुनते हैं। ठीक है। अगर आप टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, अनेक इसके माध्यम हो सकते हैं। आप जैसे अपने लोकल क्षेत्रों में हुए टूर्नामेंटों में जो कमेंट्रियां सुनते हैं वो सारी भाषाएं क्या है, मौखिक भाषाएं, मतलब कोई एक निर्धारित चिन्ह नहीं है। हालांकि हिंदी मानक भाषा के रूप में जब बोली जाती है तो वो उसके इस तरीके की मौखिक रूप में बोली जाती है कि उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए। ठीक है। तो मौखिक भाषा को बस आप इतने रूप में जानेंगे कि ऐसी भाषा जिसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता। अगर व्याकरणकर्ताओं की बात करें तो वो इसे समांतर ध्वनियां कहते हैं। मतलब मौखिक भाषा क्या है, जो ध्वनि है, जो ध्वनियां निकल रही है, मौखिक भाषा है। हम आपसे जो बोल रहे हैं ये मौखिक भाषा है, यहाँ से ध्वनियां निकल रही हैं। ठीक है। ध्वनियों से, ये वर्णों के माध्यम से शब्द बन रहे हैं, शब्दों से वाक्य बन रहे हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। तो मौखिक भाषा जिस ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। ऐसी भाषा जिसका अपना कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता, व्याकरणकर्ताओं ने इसे ध्वनि कहा है। आप माध्यम जो है टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन, भाषण, रेडियो, बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जहाँ आप मौखिक रूप से भाषाओं को सुनते हैं। ठीक है। ये बहुत आसान सी चीजें, आपको समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, मानव ने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किया तो किस रूप में किया होगा, मौखिक रूप में किया होगा। ठीक है। पहले बोला होगा, फिर तो लिखना सीखा होगा वो। तो मौखिक भाषा भाषा की प्राचीनतम रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। ठीक है। इसलिए मौखिक भाषा को भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप माना जाता है। भाई आप कल्पना कीजिए, जब भाषा का विकास नहीं हुआ होगा फिर भी जैसे पशु पक्षियों की भाषा, वैसे मनुष्यों की भी कोई भाषा रही होगी, वो मौखिक तरीके पर चलती होगी। तो वहाँ को उसकी कोई निश्चित लिपियां नहीं होगी, वो लिख तो नहीं पा रहा होगा, लेकिन मौखिक रूप से आदान प्रदान, मतलब संप्रेषण हो रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मौखिक भाषा जो है वो भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, मतलब भाषा यहीं से शुरू हुई है। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, ऐसी भाषा जिसका अपना एक चिन्ह होता है। ठीक है। इन चिन्हों को व्याकरणकर्ताओं ने वर्णों की संज्ञा दी है। ठीक है। मतलब ऐसी भाषा जिसका अपना एक चिन्ह होता है। जैसे आप हिंदी को लिखेंगे तो देवनागरी लिपि में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में अपने चिन्ह होते हैं, उन्हीं से वर्ण बनते, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हुए इस तरीके से पैरा बन के आप तक पहुंच जाते हैं। तो लिखित भाषा, हमने ये लिखा है तो हिंदी भाषा में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है। तो ऐसी भाषा जिसका अपना चिन्ह होता है, इन्हीं चिन्हों को व्याकरणकर्ताओं ने वर्ण कहा। देखिए, वर्ण सार्थक होते हैं। जैसे कमल, अगर तीनों को मिला के लिख लिया हमने, कमल तो एक शब्द बन गया, इसका कोई अर्थ निकल गया, क्योंकि इसका लिंग वचन निर्धारित होता है। ठीक है। कमल का लिंग वचन सब निर्धारित। ठीक। ऐसी भाषा जिसका अपना चिन्ह होता है, इन्हीं चिन्हों को व्याकरणकर्ताओं ने क्या कहा है, वर्ण कहा है। ठीक है। जैसे अगर पत्र में आप लेख लिखते हैं, आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, किसी की जीवनी, वृत्तांत आदि सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखित भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है। जैसे आपका ईमेल हुआ, ईमेल में भी जितनी चीजें आती है सारी लिखित आती है, मैसेज आप पढ़ते हैं उसमें लिखित चीजें आती है, वो लिखित भाषा है। ठीक है। तो लिखित भाषा क्या होती है, जिनमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप हिंदी लिखेंगे तो देवनागरी लिपि में लिखेंगे। ठीक है। अंग्रेजी रोमन में लिखेंगे। ठीक। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा यही थी। आपको मुख्य रूप से भाषा के दो ही प्रकार जानना है। तीसरा जो सांकेतिक भाषा थी, मैंने आपको बताया संकेत निश्चित नहीं होते, इसलिए उसे भाषा के प्रकार में नहीं गिना जाता। सांकेतिक भाषा जैसे ही अगर आपके सामने आए, आप तुरंत वो पुष्पावली, झुकेगा नहीं या गला कट जाएगा, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए सांकेतिक भाषा को सार्थक नहीं माना जाता है। ठीक है। ये अपने साफ संकेतों का निर्माण करते रहिए, उसे
बोलते रहिए। ठीक, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तो भाषा का सामान्य परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब एक दो पॉइंट जो होते हैं आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एग्जाम में पूछ दे कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो आप भाषा की जब लघुत्तम इकाई पूछेगा तो आप ध्वनि बताएंगे। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, क्योंकि ध्वनि सार्थक और निरर्थक दोनों रूप में हो सकती है, इसलिए भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि ही आप कहेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अगर ये शब्द जोड़ दे सार्थक लघुत्तम इकाई, तो वहां आप शब्द कहेंगे। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ देगा तो वहां आप शब्द को कहेंगे। ठीक है, अगर वैसे तो शब्द होता है, अगर ये विकल्प में ना हो तो वर्ण विकल्प में हो सकता है, लेकिन आप जानते रहिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द होती है। ठीक है, और भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। आपको मौखिक कोई पूछ दे तो इसी तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, बस ये भाषा का एक समान सा परिचय था। ठीक है, अब हम कल के टॉपिक में भाषा के स्वरूपों की चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा के स्वरूप क्या क्या होते हैं, तो आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। ठीक है, आपको समझ में आया, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा।